हम जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता सेशन बाज़ तकनीकी वजह के सबब मनसूख करना पड़ा। अनीस साहब भी मौजूद थे, मैं भी यहाँ मौजूद था, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी खराबी वाक़ई हो गई जिसे ठीक करना हम में से किसी के इख्तियार में नहीं था, तो वो सेशन मुनक़िद नहीं हो सका। आप सबसे माज़रत, जिन लोगों ने उसका इंतज़ार किया, और हमें भी खैर वो जो हमारी तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। आज हम बराह रास्त मौजू पे आते हैं। ये सेशन जिन दिनों जिन हालात में मुनक़िद हो रहा है वो एक हौसला अफ़ज़ा बात है कि जब वबा के सबब बाकी सब सरगर्मियाँ, इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, तो ऐसे में ये एक अहम एक सेशन है कि हम यहाँ बैठे लाहौर में बैठे हैं, अनीस अशफाक साहब लखनऊ में बैठे हैं, तो हम लखनऊ की कहानियाँ उनसे सुनेंगे। लखनऊ का ज़िक्र जब भी आता है तो हमारे ज़हन में एक ऐसे शहर का तस्वुर आता है जो अदब का शहर है, तहज़ीब का शहर है, ज़ुबान के हवाले से, आदाब के हवाले से, फ़नून के हवाले से जिसकी जो खिदमात हैं वो यादगार हैं। लखनऊ अगरचे कदीम तरीन दुनिया के शहरों में नहीं है, लेकिन थोड़े ही अरसे में, ख़ासतौर 18वीं सदी में जब बुरहानुल मुल्क को इसका सूबेदार बनाया गया और उसके बाद उस शहर ने रफ्ता-रफ्ता अपनी एक इनफरादी अदबी और सकाफ़ती शनाख्त हासिल करना शुरू की। लेकिन ख़ास तौर पर शुजा-उद-दौला के बाद लेकिन पहले फैज़ाबाद में इस लखनऊ के जिस कल्चर की बात हम करते हैं, उसका जो आगाज़ था वो फैज़ाबाद में हुआ। उसके बाद आसिफ़-उद-दौला के ज़माने में जब वो लखनऊ मुंतकिल हुए, तो आसिफ़-उद-दौला से लेकर आगे वाजिद अली शाह अख्तर तक तकरीबन कोई ये 80 बरस का ज़माना बनता है। तो आज हम जिस लखनऊ को अपने तसव्वुर में पाते हैं, वो दरअसल वही 80 बरस का लखनऊ है। और लेकिन उस 80 बरसों में जो ज़्यादा अरसा नहीं है, सिर्फ़ 8 दहाइयों में इस शहर ने तमाम शोबों में वो कमालात किए और ऐसे-ऐसे यादगार कारनामे सरअंजाम दिए कि जो ना सिर्फ़ उर्दू अदब की बल्कि जनूबी एशिया की जो सकाफ़ती और अदबी तारीख़ है, उसका एक अहम हिस्सा है। ना सिर्फ़ कुछ बातें जो आज हमें बिल्कुल जिनको मानना मुश्किल लगता है कि एक ऐसा शहर भी था जिसमें एक सकाफ़ती तकसीरियत थी। अगरचे वो मुसलमान दरबार के हवाले से ये शहर शनाख्त रखता है, लेकिन दरबार का तसव्वुर भी कॉलोनियल पीरियड में आके एक बड़ा मुतनाज़िर तसव्वुर बना और उससे वो ख़यालात और तसव्वुरात वाबस्ता किए गए जो हकीकत में नहीं थे। हकीकत ये है कि मग़रिब ने मशरिक़ का एक ख़ास तसव्वुर तश्कील दिया था और फिर हमने रफ्ता-रफ्ता अपनी असल तारीख़ को फ़रामोशी की नज़र करना शुरू किया और उनकी कही गई बातों को मानना शुरू किया गया। तो लखनऊ को भी एक ऐसा शहर समझा गया जिसमें ऐशो-इशरत थी, लोगों के पास फ़ुर्सत थी और लेकिन उनको कोई फ़िक्र नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी, अनीस अशफाक साहब भी इस पे रोशनी डालेंगे। सिर्फ़ अगर हम एक नज़र इस शहर के जो सकाफ़ती एक और अदबी जो कारनामे हैं या इसकी जो यादगारें हैं, उन पे नज़र डालें, उससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि मज़हबी इल्म के हवाले से फ़िरंगी महल का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा ज़ुबान के हवाले से दिल्ली के मुकाबले में एक अपनी ज़ुबान पैदा की। अच्छा, शायरी में ख़ाने आरज़ू वहाँ पहले गए, फिर उसके बाद फ़िल्म भी आतिश और नासिक, इंशा मुसफ़ी, जुर्रत और फिर आगे जगाना तक आता है। दास्तानों में है तो फसाना अजायब से लेकर आगे मुंशी नवल किशोर ने जो दास्तान मीर हमज़ा की जिल्दें लिखवाई तिलिस्मी वजुर्बा की, उसमें मोहम्मद हुसैन जा और मुंशी अहमद हुसैन कमर, उनका बहुत किरदार नज़र आता है। फिर मुसव्वरी में जाएँ, मौसीकी में देखें तो बहुत उसकी ठुमरी के हवाले से या और इस तरह थिएटर का आगाज़ इसी शहर से हुआ और फिर सोज़खानी का आगाज़ वहाँ से हुआ, मरसिये को उसने अरूज तक पहुँचाया। इसी तरह एक आला कल्चर भी पैदा किया लेकिन एक अवामी कल्चर भी पैदा किया। जैसे उसमें रेख्ती का आगाज़ हुआ और फिर ज़ुबान के हवाले से दिल्ली के मुकाबले में उसने बिल्कुल अपनी एक शनाख्त पैदा की।
और आज हम उर्दू अदब के जब बहुत चंद एक बड़े लोगों का जिक्र करते हैं तो उनमें लखनऊ के लोग हमें मिलते हैं। वो आप देखिए कि कॉलोनियल पीरियड से पहले भी और कॉलोनियल पीरियड के बाद भी, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है उसमें। वहां से आप लीजिए फसाना जैब सरूर से लेकर और फिर आगे आ जाइए फसाना आजाद के रतना सरशार तक, फिर मिर्जादी रुस्वा, उसके बाद मसूद हसन रिजवी अदीब, एहसन फारूकी जिन्होंने शाम नबत लिखा, और फिर सबसे ज्यादा हमारे जमाने में नैयर मसूद, और उसके बाद अनीस अशफाक साहब। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लखनऊ के हवाले से जिनका जिक्र आज हमें बड़ा मायूब लगेगा, मैं पढ़ रहा था गुज़िश्ता लखनऊ में, उसमें अब्दुल हनी शर्रा ने लिखा है कि लखनऊ में ऐसी जो फौज भर्ती की गई, फौज की तरफ से भी वो लोग गाफिल नहीं थे। ये तो फिर अंग्रेजों की एक खास सियासी चाल या उनके पास शायद बेहतर हिकमत अमली थी, अस्करी कामयाब हुए, लेकिन फौज की तरफ भी तवज्जो दी गई उसको मजबूत करने की तरफ। और ख्वाजा सराओं की फौज पैदा की, एक जिनको कमान दी गई, उसमें बसंत अली खान, महबूब अली खान जो ख्वाजा सरा थे लेकिन फौजियों की कमान करते थे। ये सोचना भी आज हमारे लिए एक ना काबिल यकीन लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा कल्चर जो जिनको आज हम बिल्कुल हाशिए पे रखते हैं जिन लोगों को, तो उन लोगों को एक ताकत के मरकजी धारे में रखा गया। इसी तरह उसमें मजहब की बुनियाद पर, अगरचे अजमियत के अजमी हवाले से एक अहले तशय्यो का एक असर जरूर उसमें था, लेकिन वो कल्चरल असर था, मजहबी असर नहीं था। तो एक लखनऊ ने बिल्कुल एक नया कल्चर पैदा किया और उसको उसके उरूज तक ले गए, और तमाम शोबों में, यानी जो जितने फनून लतीफ़ा है उनमें भी, और इसी तरह जो एक समाजी एक रवादारी थी वो भी हमें नजर आती थी। आज के सेशन में हमारे मेहमान एक पहले भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में तशरीफ ला चुके हैं, जनाब अनीस अशफाक साहब। इनका नावल ख्वाब शराब की एक तकरीब हुई थी इसी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में, लेकिन उस वक्त हालात बेहतर थे, एक इस लाइव सेशन नहीं था, लोग मौजूद थे। अब मैं अपने कमरे में हूँ, अनीस अशफाक साहब अपने कमरे में हैं और कुछ लोग हमें देख रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए नया तजर्बा भी है, और इससे हम आहंग होने में मुश्किल कम से कम मुझे तो बहुत पेश आ रही है कि मैं जैसे एक तस्वीर से बात कर रहा हूँ, तो एक लोगों से बात करना और है और एक मुतहरिक तस्वीर से बात करना और है। अनीस अशफाक साहब बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक शोबा तालीम से है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तनकीद में भी इन्होंने एक गज़ल पे बहुत अहम काम किया है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में इन्होंने फिक्शन में बहुत बुनियादी काम किया है, और हमारे यहाँ 21वीं सदी में खास तौर पर उर्दू नावल पे बहुत काम किया है। तो जो चंद अच्छे नावल हिंदुस्तान से आए हैं उनमें अनीस अशफाक साहब के नावल, पहले दुखियारे नावल आया, फिर ख्वाब शराब आया, उसके बाद फिर परी नाज और परिंदे आया, और अभी कतबे लिखने वाले के नाम से अफसानों का मजमू आया है। तो फिक्शन में खास तौर पर इन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है, और उस शनाख्त में भी उन्होंने लखनऊ को ज्यादा लिखा है। उनके तीनों नावलों में हमें लखनऊ नजर आता है। दो नावलों में हमें जरा कदीम लखनऊ, और एक नए नावल में एक दुखियारे में हमें एक तरह से आप पहले के मिटता हुआ लखनऊ नजर आता है। ये मैं पहला सवाल अनीस अशफाक साहब, खुश आमदेद आपको इस सेशन में। मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि लखनऊ के बारे में, लखनऊ की वैसे तो तारीख हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक कॉलोनियल पीरियड से पहले का लखनऊ 1856 तक इंतजार जब हुआ लखनऊ का, फिर उसके बाद कॉलोनियल पीरियड, फिर 47 के बाद का अब का लखनऊ। लेकिन जब भी हम लखनऊ का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में वो पुराना लखनऊ आता है, वो जो 80 बरस का लखनऊ आता है। मिर्जा जाफर हुसैन ने भी उसको कदीम लखनऊ की आखिरी बहार कहा अपनी किताब में, और अब्दुल शर्र ने भी जो किताब लिखी उसमें उन्होंने मशरिकी तमद्दन का आखिरी नमूना कहा। तो ये क्या हमारे यहाँ अपने पुराने शहरों का एक नॉस्टैल्जिया है और उन शहरों को एक उसकी बाजियाफ्त की कोशिश है, या वाकई वो एक आप समझते हैं कि वो जो 80 बरस लखनऊ के थे, वो उस लखनऊ की सालों पर, कई सदियों पर फैली हुई तारीख में सबसे एक जरिया है। अनीस अशफाक साहब। जी जी, जी मैं आपके सवाल का आखिरी हिस्सा ठीक से नहीं सुन सका। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ कि आपका सवाल क्या है। जी गालिबन आपने यही किया कि मैं जहाँ तक समझा वो ये कि भाई क्यों लखनऊ को हम इतना ज़्यादा याद करते हैं, उसकी इतनी बादर आफरीनी क्यों करते हैं।
तो अब आपने बहुत अच्छी तरह से, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह आपने लखनऊ को पेश कर दिया, तारीख़ के हवाले से, तहजीब के हवाले से एक बड़ा जामे तारुफ इस शहर के बारे में आपने कराया है। और मेरा ख़्याल ये है कि सुनने वाले इस शहर की खूबियों से, इसकी तारीख़ और इसकी तहजीब से बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो देखिए सवाल बहुत पर्टिनेंट है आपका, लेकिन सवाल ये है कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौर भी एक तारीख़ी शहर है लखनऊ की तरह। जी जी बिल्कुल। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ आप। तो मेरे शहर लखनऊ की तरह लाहौर भी एक तारीखी शहर है, और दोनों का जो पहला हर्फ है वो भी लाम ही है। तो सवाल ये है कि हम किसी शहर को क्यों याद करते हैं, किसी शहर को का बार बार क्यों जिक्र करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि नॉस्टैल्जिया, जैसे नॉस्टैल्जिया खुद आपके शहर के एक बहुत बड़े अफसाननिगार, बल्कि यानी हमारे पूरे बर्र सग़ीर के बहुत ही नुमाइंदा अफसाननिगार इंतज़ार हुसैन, उनके यहाँ बड़ा ज़बरदस्त नॉस्टैल्जिया है। वो आखिर वक्त तक याद करते रहे अपनी जाए पैदाइश को। तो हम किसी शहर को याद क्यों करते हैं, और मेरा ख्याल में उसके दो सबब हैं। एक तो ये कि जब आप जिस शहर से वाबस्ता हैं उसका नॉस्टैल्जिया होता है, और अगर आप किसी ऐसे शहर से वाबस्ता हैं कि जिसकी बड़ी गनी तारीख़ है, जिसकी बड़ी सरवतमंद तहसीब है, जिसका बहुत ही एक आला किस्म का, अरफा किस्म का कल्चर रहा है, तो जाहिर है कि उसके अंदर इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि बार बार उनकी तरफ आपके जहन का जाना बिल्कुल फितरी बात है। तो हमारा शहर आप देखें कि हम शहर हमारा सादत खां से शुरू होता है और वाजिद अली शाह पे ख़त्म होता है, और जाहिर है कि 1856 में वो महरूम कर दिए जाते हैं तख्त से। लेकिन हमारी शहर की जो असल तारीख़ है वो 80 बरस की तारीख़ है, वो गाज़ीउद्दीन हैदर से शुरू होती है और वाजिद अली शाह। तो इन बादशाहों ने ख़ास तौर से फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की। ज़ाहिर है कि फ़नून लतीफ़ा में अदब आ जाता है, रक़्स है, मौसीक़ी है, मुसव्विरी है, शायरी है, इमारत साज़ी है। तो आप कभी लखनऊ, जब तक आप उस शहर में नहीं आएंगे और उस शहर के क़ल्ब में नहीं आएंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इस शहर में कितनी यादगार चीज़ें हैं, कैसे कैसे नवादिर अभी भी मौजूद हैं, अपनी मखदूश हालत में भी और अपनी यानी ज़वाल आमादा शक्ल में भी। इमारतें हैं, बाग अभी भी मौजूद हैं, रोज़े हैं, दरगाहें हैं, सैरगाहें हैं, महल सराएं हैं, शिकस्ता हालतों में लेकिन मौजूद है। तो उनको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के सुल्तानों और बादशाहों ने इस तरफ कितनी तवज्जो दी। और ज़ाहिर है कि जब फ़नून लतीफ़ा, तो ज़ाहिर है कि यानी हमारी जान है, हमारी रूह है। रक़्स, एक मैंने परिनाद और परिंदे में एक जगह पर दिखाया है बाबा की ज़बान से, फिर कि रक़्स की क्या अहमियत है या मौसीक़ी की अहमियत क्या है। तो रक़्स, मौसीक़ी, अब रक़्स में वाजिद अली शाह ने जो कमाल पैदा किया, ख़ुद कमाल पैदा किया, यानी ख़ुद थिएटर को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। पहला ड्रामा राधा कन्हैया उन्हीं का लिखा हुआ, फिर अमानत का, और पूरा एक तरह से प्रैक्टिकल स्टेज जो होता है उसको मुतारिफ कराया उन्होंने। शायरी में आप देखें कि यानी नुक्ते कमाल को पहुंच गई लखनऊ शायरी, और वहाँ तक पहुंची कि उसने अपना खुसूसी मिजाज बना लिया, और अनीस ने उसको ज़ाहिर है कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब मुसव्विरी में थोड़ा सा हमारे यहाँ हम उस पाए की मुसव्विरी नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन बहरहाल लखनऊ का कलम खत्ताती में उसने बड़े जौहर दिखाए। और अब आती कि इमारत साजी, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसे ऐसे, यानी ये सिटी ऑफ गार्डन्स, ये हम लोगों ने इसको नाम नहीं दिया है, तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया, बागों का शहर। तो आप समझिए कि 50 के करीब जो है वो ऐसे ज़बरदस्त बाग थे यहाँ पर, और हर बाग में रखा है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि इन मैदानों में लखनऊ ने 80 बरस में यानी कमाल हासिल कर लिया, वहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब इस शहर के पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, और फिर ज़ाहिर है कि आदाब मुकर्रर किए गए। आप अमीर मीनाई जो वाजिद अली के शाह के ज़माने में थे, इसमें तालीम मेरी नहीं है, ये अमीर मीनाई का शेर है कि इजहार बुए मुश्क गज़ालों के सामने, दावा ज़बां का लखनऊ वालों के सामने। तो अब ये कि ज़बान पर हम फ़ख्र करते थे और हम ये समझते थे, अनीस ने 20 जगह पर अपनी ज़बान के ऊपर दावा किया। और यही नहीं, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ, नाविलों पर हम आते हैं कि यहाँ आपके यहाँ भी लाहौर में हर इलाके की ज़बान की एक कैरेक्टरिस्टिक होती थी मखसूस। एक बहुत ही मशहूर
मिसरा अनीस का उसको लोग गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इस अहाते से जो बाहर है वो बैरूनी है। ये दरअसल दबीर पे चोट है। दबीर लखनऊ अनीस के यानी मकान से कुछ फासले पर रहते थे, लेकिन उस फासले ने जबान में फर्क पैदा कर दिया था। तो ये अनीस ने दबीर पर चोट की कि आप हमारे अहाते के नहीं हैं, आप बैरूनी हैं, हम आपको साहिब जबान नहीं मानते, ये अगर आप इसकी गहराई में जाए। तो ये जबान के तई जो हसास था लखनऊ, और यानी सरूर ने कहा है कि बाहर से आए, कहीं से आए, ये लखनऊ एक खराज है, छिलछिला के यहाँ आदमी इनकी सोबत में बशर आदमी बन जाता था, बात करने का सलीका उसे आ जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल, लेकिन हम आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं ताकि आप अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें कि किसी शहर को हम क्यों याद करते हैं। उसके दो सबब हैं। एक तो वो नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया का सबब भी यही है कि उस शहर में नॉस्टैल्जिया के पूरे असबाब मौजूद हैं, उसको याद करने के हमारे पास असबाब मौजूद हैं। और आप किसी शहर को उस वक्त तक याद कर ही नहीं सकते जब तक उसमें याद करने वाली चीजें मौजूद ना हो, जब तक यहाँ गैर मामूली इमारतें ना हो, जब तक यहाँ गैर मामूली शायरी ना हो, जब तक यहाँ खत्ताती के बेहतरीन नमूने ना हो, एक से एक तुगरे, जब तक यहाँ मौसीकी की हजारों किस्में ना हो, हजारों किस्में। अब आप ये समझिए, मैं दिलचस्प आपको बताऊं कि अब हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्या खटराग कहला रखा है। दरअसल ये खटराग नहीं है, ये है राग खट। तो खटराग राग खट, और राग खट ऐसा होता है कि बड़ा स्कैटर्ड और बड़ा एक मतलब केओटिक होता है। तो खुद वाजिद, अभी आपने जिक्र किया, तो ये जो ठुमरियों का आपने जिक्र किया, न मालूम कितनी ठुमरियां खुद वाजिद अली शाह ने, कितने राग रागनियां खुद वाजिद अली शाह ने ईजाद की। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदा दीन। अच्छा, फिर हम जब आए, इस तरफ आए, यानी सोसखानी की तरफ आए, तो सोसखानी में भी हमने ऐसे ऐसे राग ईजाद किए, हुस्निया राग ईजाद किए, इसमें एक तरह की हुस्निया लय मौजूद हो, एक से एक सोसखान, यहाँ आपने नाम भी लिए। तो ये एक तरह से हमारा शहर जो था, ये जिसे कहना चाहिए कि तहजीब का मामूरा, यानी सकाफत, मौसीकी, मुसव्विरी, हर तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो हम जब चूँकि ये एक ज़बरदस्त किस्म का तारीख़ी ख़जाना था, तो दरअसल हम उस नॉस्टैल्जिया के ज़रिए अपने उस खजाने को याद करते हैं, और उस खजाने को याद नहीं करते बल्कि उस खोए हुए खजाने को। देखिए, ख्वाब शराब जो है, हो सकता है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करें, वो एक तरह से हमारी तहजीब की बादाफरीनी है, और तब उस मादूम होती हुई तहजीब की का नौहा है, उसकी ज़ुबूहाली है पूरा। तो इस तरह से मैंने यानी ये, अच्छा अब ये है कि आप अगर आपके हाथ में कलम है, तो अब देखिए मेरा मामला ये था कि मैं तारीख को महफूज किस तरह से करूँ। एक दिलचस्प आपको ये बात बताऊं कि लखनऊ के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी ये हुई कि अभी तक ये होता है कि हम 3 तरह के नैरेटिव्स होते हैं, आपने तो बड़ा काम किया नैरेटोलॉजी पे। एक विक्टर्स नैरेटिव होता है, एक डिक्टेटेड नैरेटिव होता है, एक डायरेक्टेड नैरेटिव होता है। हम अब लखनऊ की तारीख को जो कुछ उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया, वो दरअसल विक्टर्स नैरेटिव है। अंग्रेजों ने वो तारीख या तो खुद लिखी या डिक्टेटेड नैरेटिव या लिखवाई, डायरेक्टेड। ये अब मैं अक्सर यहाँ अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि जब तक आपको अच्छी उर्दू, अच्छी फारसी, अच्छी अरबी नहीं आती, तब तक आप लखनऊ की तारीख से वाकिफ इसलिए नहीं हो सकते कि ये सारे जितने मोतबर सोर्सेज हैं या उर्दू में अवेलेबल हैं या फारसी में या अरबी में। अंग्रेजी में जो तारीख है वो विक्टर्स नैरेटिव है। अब मेरा मसला ये था कि मैं इस विक्टर्स नैरेटिव को डिमोलिश किस तरह से करूं, तो सही तारीख। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने देखा होगा इधर बहुत से ऐसे नॉवेल आए हैं कि जो नॉवेल के तौर पर सामने आए, लेकिन वो तारीख बनकर रह गए। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला था, जैसे मिलान कुंदेरा ने कहा कि भाई बड़ा पुलसिरात का काम है कि आप उसे तारीख ना बनने दें, वो फिक्शन इस तरह का हो कि वो तारीख को पेश तो करे लेकिन वो निरी तारीख ना बनने पाए। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला था। और लोग मैं जो नहीं कहता कि मैं उससे बच गया कि ख्वाब शराब निरी तारीख। जी फरमाएं। तो ख्वाब शराब निरी तारीख नहीं बन सका। अच्छा, जी बहुत शुक्रिया आपने, जी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से जवाब दिया कि आखिर हमारे अंदर शहरों का नॉस्टैल्जिया क्यों पैदा होता है, कि वो शहर जिसको गालिब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का बगदाद है,
तो ज़ाहिर है बगदाद की भी एक पूरी तारीख है। बगदाद लाइब्रेरियों का शहर, इल्म का शहर, तमद्दुन का शहर, तो उसका नॉस्टैल्जिया, इसका जवाब मौजूद है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लखनऊ को हमारे अदब में कई तरह से पेश किया गया है। मतलब फसाना अजायब से लेकर फसाना आज़ाद, फिर रुस्वा के यहाँ, फिर एहसन फारूकी के यहाँ, फिर नैयर मसूद के यहाँ, फिक्शन में खास तौर पर, और फिर आपके यहाँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो लखनऊ की नुमाइंदगी उर्दू फिक्शन में हुई है, वो वो भी ज्यादातर उसी लखनऊ की नहीं है जो 80 साल वाला लखनऊ था? उसके बाद का लखनऊ हमें कम नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद का लखनऊ देखिए आप, तो आग का दरिया, आग का दरिया में तो बाद का लखनऊ है। हालांकि देखिए आग का दरिया में भी उससे, मैं ये जाहिर है कि लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि उनसे भी बहुत सी लफ्जिशें हुई हैं कुर्रतुल ऐन हैदर से। और मसलन ये कि हम लोग जो हैं, हम लोग तो जाहिर है कि अमलन इस शहर के अंदर से गुजरे हैं। अब कुर्रतुल ऐन हैदर से एक बहुत बड़ी लफ्जिश ये हुई कि उन्होंने जनाब वाली नौबत जो है वो रूमी दरवाजे में बजवा दी, जबकि उसके लिए हमारे यहाँ नौबत खाना हुआ करता था और वो बिल्कुल आसफुद्दौला के दरवाजे के सामने, लेकिन उनसे चूक हो गई। तो ये जो हम, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो मौजूदा लखनऊ है ये नहीं आ रहा है हमारे। अब मेरे अफसानों में ये लखनऊ आया है, मौजूदा लखनऊ, और यहाँ के मसाइल। दुखियारे में मौजूदा लखनऊ है, लेकिन वो मौजूदा लखनऊ है बेशतर तस्वीरें मस्क हो चुकी हैं, बेशतर उसकी तस्वीरें मस्क हो चुकी हैं। वो हम आपको दुखियारे में उस लखनऊ से मुतारिफ करा रहे हैं जो आज का लखनऊ है, लेकिन पैरेलल हम यानी उन तस्वीरों को भी पेश कर रहे हैं जो उससे पहले की थी, वो याद आती हुई चलती हैं। ये ख्वाब शराब में भी है। तो अब लखनऊ आप चाहे दास्तानों से चलिए, फसाना आज़ाद में चलिए, शरर तो ज़ाहिर है कि वो तारीखी नावल निगार की हैसियत से सामने आए। रुस्वा के यहाँ वही लखनऊ। अब जो बयान फसाना एजाब में है चौक का, वो बड़ी हद तक रुस्वा तक आधे आधे बदल चुका था। मैंने भी ख्वाब शराब में जो इब्तदाई तस्वीरें हैं वो चौक की हैं, लेकिन वो बदल चुकी हैं। मसलन रुस्वा के ज़माने में अगर टुंडे होंगे तो बहुत, यहाँ की बहुत मशहूर कबाबी हैं, इंटरनेशनली नोन, लेकिन मैंने टुंडे को देखा था बचपन में, मैंने दिखाया। यहाँ के जो मशहूर लोग हैं जैसे रहीम, आप लखनऊ आएंगे, बहुत से आपके यहाँ के लोग आए, हम उनको ले गए वहाँ, कुलचे नहारी खिलाए, कबाब खिलाए, तो मैंने रहीम को भी देखा है। उनका एक ख़ास तहजीब थी, एक ख़ास तरह का था। तो वो लखनऊ मैं दिखा रहा हूँ दुखियारे में, लेकिन उस लखनऊ के साथ साथ मैं पस मंज़र में उन तस्वीरों को भी दिखा रहा हूँ जो पहले थी और अब नहीं है। ये बड़ा अलमिया है। लेकिन नैयर मसूद के अफसानों में बहुत बारीकी के साथ साथ आप बड़ा कूड़ा घर वगैरह जो देखें आप, तो उसमें वो लखनऊ है जो मौजूदा लखनऊ है। लेकिन जाहिर है कि वो हर बात को पर्दे में कहते हैं, बहुत साफ तौर पर नहीं कहते, तो हम उसको पूरी तरह से नहीं देख सकते। अच्छा, तो एक जी जी फरमाएं। जी जी, आपने चूंकि आपने नावलों का जिक्र भी किया और थोड़ा सा आपने फर्क भी बयान किया कि जिन बाकी लोगों ने हमारी किसी सदी में ही, मैं आपका इशारा समझ गया था किस नावल निगार की तरफ है, कि उन्होंने भी तारीख को पेश किया लेकिन नावल नहीं बना सके, लेकिन आपने तारीख को पेश किया लेकिन नावल के फन को ज्यादा अहमियत दी। तो आपने एक बिल्कुल नया तजर्बा किया है उर्दू, अगरचे ये पहले इसके थोड़े से हमें मिलते हैं आसार, जैसे उसके यहाँ सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ मिलता है बजोका में, कि एक पुराने जो मतन है उसको सामने रख के एक नया मतन तख्लीक करना। आपने दो नावलों में ये काम किया, ख्वाब शराब में भी और परी नावल परिंदे में भी, कि जो पुराने लखनऊ से मुतल्लिक एक फिक्शन के मतन थे उन पर एक नया मतन बनाया। तो ये इसका एक तो इससे इस तजर्बे का आपको ख्याल कैसा आया? क्या इसका ताल्लुक भी लखनऊ के उससे मिटते हुए कल्चर की बाजियाफ्त की एक ख्वाहिश थी, या आप एक फिक्शन में आप समझते थे कि एक जो एक रिवायत की जो एक कंटिन्यूटी है वो जारी रहनी चाहिए? और फिर तीसरी एक ये बात थी कि एक ये इसके जरिए बिल्कुल एक नया फिक्शन है। मतलब मैंने नोट्स में आपसे सवाल भी किया कि ख्वाब शराब में ये इतना ताकतवर आया है कि उसके दो मुसव्वदे थे, उसके उमराव जान अदा के, तो मैंने पूछा क्या वाकई ऐसा तो नहीं था कि कोई दूसरा मुसव्वदा हो? और आप तो आपने कहा नहीं, सारा फिक्शन है, लेकिन वो फिक्शन इतना ताकतवर है कि वो पढ़ने वाले को यकीन करने पे मजबूर करता है। तो मेरा ख्याल है
किसी फिक्शन में सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपने पढ़ने वालों के जो ख्यालात और तासुबात या उसको एक दफा मुअत्तल कर दे, और फिर एक जो उसने खुद हकीकत को खल्क किया है वो कारी मजबूर हो जाए अपने आप को उसके सुपुर्द करने पे। तो कैसे आपको ये ख्याल आया? देखिए, बहुत दिलचस्प आपका ये सवाल है। मैं आपको बता दूं कि मुझे इन तीनों नावलों के लिखने की तहरीक कैसे मिली या इनके पीछे सबब क्या है। मैं बिल्कुल दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि जिस कुर्सी पर मैं आपके सामने इस वक्त बैठा हूँ, मैं इसी कुर्सी पर बैठा हुआ था दुखियारे, और मैं आमतौर पर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ज़्यादातर लिखता हूँ। और एकदम से मुझे ख्याल आया कि जो ज़बान आजकल लिखी जा रही है हमारे मुआसरीन में, वो ज़बान बड़ी ढब है। फिक्शन की जो ज़बान होना चाहिए, जिस तरह से वो उस ज़बान का कैंडा होना चाहिए, उसकी जो कुछ शक्ल होना चाहिए, वो ज़बान नहीं लिखी जा रही है। तो मैंने वो एक लिखना शुरू कर दिया कि देखूं मैं क्या ऐसी ज़बान लिख सकता हूं जो जिसमें कम से कम लफ्ज़िशें हों। मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, आप जैसे मंटू ने कहा कि कहानी बनती चली जाती है, यानी वो बुनती भी चली जाती है और बनती भी चली जाती है, वो अपने ताने बाने उसके आने लगते हैं। तो अब जाहिर है कि मैं जिस माहौल में रह रहा था, मेरे अतराफ की जो चीज़ें थी वो बस आती चली गई, और वो दुखियारे जो, यानी दुखियारे में बिल्कुल मेरा मंशा और मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं कोई तारीख, किसी तरह की तारीफ लिखूं, लेकिन ये कि उसमें जाहिर है कि वो चीज़ें आती चली गई, वो एक कहानी थी। अब ख्वाब शराब जो था, ये बिल्कुल आपने कहा मतन के ऊपर मैंने एक मतन कायम किया, या आप उसे कहें कि उसकी तौसीह की। उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये कि जाहिर है कि भाई ये बहुत यानी बड़ी जुर्रत का काम था कि आप उमराजान जैसे मुस्तहकम मतन के ऊपर एक मतन कायम करें। तो कई बार मैंने अपने आप से सवाल किया कि अनीस अशफाक, ये तुम तलवार की धार पर चल रहे हो, क्या तुम इंसाफ कर सकोगे? मैंने कई बार सवाल किया, मैंने कहा ठीक है। अब उस मतन की तौसीह के दायरे की कितना पावरफुल नावल है, लेकिन उसमें यह है कि रुस्मा ने जो चीज़ें उसमें दिखाई हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई। देखिए, एक पूरा इदारा है तवाइफों का लखनऊ में, और हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है जब ये नाम आता है, और हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि साहब तवाइफ के कोठे पर लोग तहजीब सीखने जाते थे। लेकिन चूंकि लोगों का साबिका नहीं रहा उस कोठे से कि जहाँ वाकई तहजीब, उठने बैठने के आदाब सिखाए जाते थे, मौसीकी सिखाई जाती थी, अदबी गुफ्तगू होती थी। मैं इत्तेफाक से उसी महल्ले में जहाँ जो एक तरह से जाए वकू है रुस्वा के नावल का, मैं उसी महल्ले में रहता हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने शुरू उसी से किया, आना जाना मेरा उसी से। और मैंने अपने बचपन में वो तवाइफें देखी हैं। उनके घरों में बाकायदा रक्स सिखाया जाता था, एक से एक तवाइफें थी। उमराजान को आप जाने दीजिए, एक से एक यहाँ लखनऊ में तवाइफें थी। यानी दिलरुबा क्या मशहूर तवाइफ थी, और कैसा उनका रक्स मशहूर था। कैसर क्या मशहूर तवाइफ थी, एक से एक तवाइफ है। जिनका मैंने जिक्र किया सरदार जहां, वो पूरा खानवादा उनका। लेकिन आप जब उनके कोठे पर जाएं या उनके घर पर जाएं, तो आप देखें कि जो तख्त की तहजीब है, जिस पर पानदान रखा हुआ है, किस तरह से आपको पेश किया जाएगा। तो ये सारे नवाबीन के साहबजादगान उन कोठों पर तहजीब सीखने के लिए भेजे जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अय्याशी करें, तो इसलिए कि वो एक इदारा था तहजीब का। तो मैंने ये सोचा कि भाई अभी इसमें बहुत कुछ है खंगालने के लिए, और इसमें अब मेरे दिमाग में ये आया कि एक ही मेरे पास रास्ता है कि अगर मैं रुस्वा के मतन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। अब आगे बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए था कि मैं कुछ उसको फैब्रिकेट करूं, और अब ये कहें कि मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने फिर एक इमेजिनरी टेक्स्ट बनाया। कि अब उसमें एक है कि ये एक ऐसा टेक्स्ट था कि जिसको रुस्वा जो है उन्होंने इसलिए अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हमारे यहाँ की अदाकाराएं हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है और उनकी औलाद हो जाती है तो उनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह तवाइफों के साथ था कि अगर किसी तवाइफ की औलाद हो गई तो वो तवाइफ जो है वो बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में आया कि ये एक तरह का शोशा छोड़ो कि एक ऐसा मुसव्वदा है जिसमें रुस्वा ने इमरान को माँ बनते हुए दिखाया है, और उसको उन्होंने अपने संदूक में इसलिए रख दिया
कि कोई भी शौकीन जो है कोठे पर जाने वाला वो किसी भी तवायफ को माँ के तौर पर कबूल नहीं करेगा। अब इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब इसको कायम और मुस्तहकम किसने किया ये भी देखें आप, अगर गौर से आप जरा दायरे के आपने पढ़ा, इसको इस पूरे मतन को कायम और मुस्तहकम करने वाली, पूरी तरह से कायम और मुस्तहकम करने वाली खुद शमीला है। वो बताती जाती हैं कि ये था और ये था, और अम्मा ये बताती थी, अम्मा ये बताती थी उमरा जान। तो उसमें सारी वो सारे किरदार जो रुस्वा ने पेश किए हैं, वो उन किरदारों के दूसरे पहलू भी सामने आ जाते हैं। वो दूसरे पहलू शमीला खानम को उमरा जान की ज़बानी मालूम होते हैं। अब ये मेरे लिए एक बड़ा मैदान मिल गया मुझे, और मैं उसको पढ़ाता चला गया। और दूसरी तरफ दूसरा सबब यही कि अब मैंने ये सोचा कि भाई साइड बाय साइड, देखिए आपने अभी अहले तशय्यो का जिक्र किया, यानी अहले तशय्यो का मामला ये है कि ये यानी अदादारी जो है ये मजहबी रसूम नहीं है। अगर आप इनको मजहबी रसूम के तौर पर लेंगे तो वो एक तरह की वो ऐसी बात, ये पूरी एक तहजीब है जिसको हम अज़ाई तहजीब कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और तो पूरी दुनिया में ये अज़ाई तहजीब जो है ये सबसे ज़्यादा परवान चढ़ी लखनऊ में। तो मैंने उस अज़ाई तहजीब को भी रखा अपने साथ, उन रोज़ों, दरगाहों, सैरगाहों, इमाम बाड़ों को भी रखा अपने साथ कि जो जिनसे लखनऊ पहचाना जाता है। उन फ़नून को भी रखा। मौसीकी आप देखें 2 मुजरे हैं, उन दोनों मुजरों में रक्स की बड़ी तफसील है। एक मुजरा शमीला खानम का है, एक मुजरा बज़बानी शमीला खानम उमरा जान का है, और वो बहुत तफसील से उसमें जितने भी राग हैं, जितनी भी रागनियाँ हैं, जितनी भी ठुमरियाँ हैं, वो सब। अब आपको मैं एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि मैं जिस महल, मुझे कुछ एडवांटेजेस भी हासिल थे। मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, या नैयर मसूद जिस महल्ले में रहते हैं, ये तमाम मौसीकारों का महल्ला है, बड़े बड़े मौसीकार एक से। तो हम लोग बचपन से हमारे वो जितनी राग रागनियाँ वगैरह उनसे हमारी वाकफियत थी। तो इस तरह से ये एक टेक्स्ट बन गया। ये टेक्स्ट जो है ये इसको मैंने एक दायरे के फिक्शनल शेप में पेश किया, लेकिन इसके मुतवाजी मैंने उस लखनऊ की तारीख को भी पेश किया कि जिससे खुद लखनऊ वाले वाकिफ नहीं थे। जी जी जी। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि लखनऊ का पहला इमाम बाड़ा कौन सा था, वो मैंने उसमें बताया। अब लोग ये समझते हैं कि मसलन आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा जो है ये आसिफुद्दौला ने बनवाया था, तो यही इमाम बाड़ा बनना उसमें है कि ये आसिफुद्दौला ने, इससे पहले उनके, ख्वाजा सरा की बात पर भी मैं आऊंगा, आपने जिक्र किया था, उनके ख्वाजा सरा थे मियां अलमास। जी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, सब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 5 मिनट रह गए, तो हम चाहते हैं 5 मिनट में गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। तो ये 40 मिनट का था, तो जी तो मैं चाहता हूँ आप सर, आप पे बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। मैं तो चाहता था कि ये आप बोलते रहें और आप सुनते रहें। मैं आपको एक मिनट में बता दूं परिनाद और परिंदे के बारे में। ताऊस चमन की मैना, ताऊस चमन की मैना जब आया तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि लखनऊ तो रोज़ों दरगाहों का शहर तो है, ये लखनऊ तो परिंदों का भी शहर है। जी जी बिल्कुल, परिंदों, वो जो बाग बनाए गए, बागों में परिंदे छोड़े गए दुनिया भर से। और हम लोग अब एक साहब ने, जनाब अली बहुत बड़े नक्काद हैं वो, उन्होंने अजीब व गरीब बात कही कि तोते जो हैं वो आटे की गोली नहीं खाते। तो अब मैंने उनसे क्या कहा, मैं उनसे क्या कहता, मैंने कहा भाई आपके शहर में नहीं खाते होंगे, लखनऊ में तोते को आटे की गोलियां खिलाई जाती हैं और इसमें हमको महारत हासिल है। तो अब ये तहरीक मुझे मिली कि यार ये तो बड़ा परिंदों का शहर है, तो थोड़ा सा इस बहाने तो वो तहरीक मिलती चली गई और नाविल बनते चले गए। अब आप फरमाएं जी। जी जी बस मैं यही चाहता था कि अच्छा, अब मैं एक, चूंकि 2-4 में आखिरी सवाल ये है कि काफी हमने जिक्र करी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त और कौन लोग हैं जो लखनऊ की कहानियां लिख रहे हैं, यानी हमारे मुआसरीन में, हाँ वो लखनऊ में रहते हो या लखनऊ से बाहर रहते हो, तो कुछ हैं, या हम अब लखनऊ के आखिरी नस्ल को देख रहे हैं? नैयर मसूद साहब थे, अब आप हैं, आपको कोई और पीछे लोग आते हैं जो लखनऊ की इस रवायत को, लखनऊ को फिक्शन में पेश करने तक आगे? बात बड़ी तल्ख है। मसलन जो आपका शहर है बड़ा सरसब्ज है सुखन परवरी के एतबार से, हमारे शहर में इस वक्त सन्नाटा है। मैं इस वक्त नैयर मसूद साहब के ऊपर लिख रहा हूँ और उस ज़माने को याद कर रहा हूँ जो उनका ज़माना था। तो अब इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, अदब के मैदान में, शायरी के मैदान में, फिक्शन के मैदान में। तो अब इस वक्त
आप अच्छा लखनऊ पर वही लिखेगा जो लखनऊ की वाकई तहजीब से और उसकी तारीफ से वाकिफ हो। अब ऐसे लोग हैं नहीं, तो अब लखनऊ पर मेरे बाद कौन लिखेगा मैं नहीं कह सकता। ना मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर बाप खत्म हो गया, ये ताल्ली भी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि अभी इंतज़ार साहब ने मुझसे ये कहा था कराची में कि अनीस अशफाक तुम लखनऊ पर लिखो, लखनऊ में बहुत कुछ है लिखने को। तो इन 3 नावलों के बाद भी अभी भी लखनऊ में ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर लिखा जा सकता है और तफसील से लिखा जा सकता है। अभी भी इसको बहुत बहुत तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मेरी दुआ ये है और तमन्ना ये है कि लोग आएँ और लिखें और ऐसा टैलेंट पैदा हो जो फिक्शन के हवाले से, शायरी के हवाले से लखनऊ को रूशनास कराए और यूँ भी उमूमी सतह पर भी मुतहर्रिक हो, फ़ाल हो। लेकिन जी मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मेरा शहर अदबी सतह पर बहुत खामोश है। जी जी, ये खैर हम इस पे हम बात को नहीं खत्म करना चाहते कि जिस तरह शरर ने या मिर्जा जाफर हुसैन ने कहा था कि लखनऊ की आखिरी बार, तो ये हम नहीं कहना चाहेंगे कि हम लखनऊ के उर्दू अदब में लखनऊ के बारे में लिखने वाले एक आखिरी आदमी से बात कर रहे हैं। और लेकिन हम ये तवक्को रखेंगे कि आप इसके बाद भी मजीद नावा लिखेंगे लखनऊ के जो हिस्से, और खास तौर पर जो हजरत महल वाला वाकया है जो एक मुज़ाहमत की अलामत थी, तो कोई उस पे भी एक पूरा कोई नावल लिखे। और जिस तरह इस मशरकी तहजीब के इस नमूने ने कलोनियलिज्म के खिलाफ मुजाहमत की, सिर्फ उन्होंने नहीं की, लखनऊ खुद मुजाहमत का मरकज बना, लेकिन वो ज्यादातर उसकी गुफ्तगू सामने नहीं आ सकी कि वहां से अवध अखबार जारी हुआ, अवध पंच जारी हुआ, जो सारी इस जो मगरबी जदीदियत आ रही थी उसको उसने एक उस पर क्रिटिक थी बड़ी मुतदिल लेकर, कहीं आगे भी चले गए, लेकिन बहरहाल एक वो मरकज जरूर बना। तो लखनऊ से हमारी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी आपका कद कलाम हो रहा है। लखनऊ से मुताल्लिक जितने बड़े शाहकार हैं वो सब मुंशी नवल किशोर के नवल किशोर से, हाँ जी, अतिया है, उनका अतिया है। जी 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 जी। तो ये हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। अनीस अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपकी गुफ्तगू से हमने इस्तेफादा किया। अफसोस रहेगा कि जितनी तवील ये गुफ्तगू होनी चाहिए थी नहीं हो सकी, तो आइंदा पे उठा रखते हैं, हो सकता है फिर किसी वक्त आपसे बात हो। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इस ये मौजू तो समंदर है, ये तो आप जी बात जी करते चले जाइए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बगैर किसी डिस्टरबेंस के, बगैर किसी रुकावट के ये गुफ्तगू बहुत ही जी स्मूथली तमाम जी हुई। इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देना चाहिए। जी जी अब ये बहुत ही अच्छी जी जी साथ थी, हमारी जी गुफ्तगू जी जो है और काम होगी। जी जी और जी, बहुत शुक्रिया, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का भी बहुत शुक्रिया, ईमान का बहुत शुक्रिया जिसने इस सब का एहतमाम किया, और अजीज साहब का, आप सबका बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।